हे देयर, हाउ आर यू ऑल। कैसा हुआ आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 हरियाणा बोर्ड का पेपर? अच्छा हुआ। सोल्व करके दिखा देते हैं आपको। हम नहीं करने वाले हैं, सोल्व करने वाली हैं अंजलि। जी हाँ, जो कितने ही वीडियो आपके लिए दे चुकी हैं, जिन्होंने आपको प्री बोर्ड भी दिया, हिंदी का, रिटेल का, पॉलिटिकल साइंस का, और आज आपके लिए लेकर आई हैं पोल साइंस का। कम अंजलि एंड एक्सप्लेन द थिंग्स एंड। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि। स्वागत है आप सभी का विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। तो आज मैं आपके लिए पोल साइंस की सेट डी के आंसर की लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी तक गुट निरपेक्षता के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो इसका राइट आंसर है 18 यानी 18। सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1885 में यानी 1885 में, और ए ओ ह्यूम द्वारा। अगला है, धारा 370 को कब समाप्त किया गया? इसका आंसर है 2019 में। फिर है, भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद पर अमेरिका ने किसका साथ दिया था? तो इसका आंसर है पाकिस्तान का। अगला है, 1881 में विश्व का प्रथम स्कूल कहाँ खुला था? तो इसका आंसर है अमेरिका में, और उस जगह का नाम था जो स्कूल था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। अगला है, अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो वो बराक हुसैन ओबामा थे। फिर है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नेपाल, और इसका आंसर काठमांडू भी है, ठीक है, क्योंकि काठमांडू नेपाल में ही है। फिर है, पाकिस्तान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो पाकिस्तान की स्थापना 1947 में हुई थी, भारत के आज़ाद होने से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व की शांति स्थापना करना, विश्व में शांति की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन, यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की कुल संख्या? तो इसका आंसर है 5, ओके, 5। अगला है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर है 1924 में। नेक्स्ट है, 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने लोकसभा स्थानों पर विजय मिली? तो इसका आंसर है 52। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? तो इसका आंसर है मोरारजी देसाई, ठीक है। फिर है, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से हुए किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान तक कहा गया है? इसका आंसर है 42 यानी 42वां संशोधन। अगला है, आया राम गया राम का मुहावरा किससे संबंधित है? ये है दल बदल से। और नेक्स्ट है, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस वर्ष में लागू किया गया? इसका आंसर 1991 में यानी 1991 में। अब हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया था? तो इसका आंसर है कि भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था, और इस श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी थे वो इसके संस्थापक थे। इस दल की जड़ें आज़ादी से पहले के समय से ही सक्रिय रहे हैं, और RSS और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया है, ठीक है। भारतीय जनसंघ यह मानता था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान पुलिस एवं नौकरशाही की स्थिति कैसी थी? तो इसका आंसर है, आपातकाल के दौरान पुलिस और नौकरशाही सरकार के प्रति वफादार बनी रही। यदि किसी पुलिस अधिकारी या नौकरशाही ने सरकार के आदेशों को मानने से मना कर दिया तो उसे निलंबित कर दिया गया या फिर गिरफ्तार करने की सज़ा दी गई। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का परिचय दीजिए। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। ये मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, और जो संपूर्ण क्रांति हुई थी उसके ये जनक माने जाते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, पंजाब समझौते के कोई 2 मुख्य बिंदु लिखिए। तो समझौते में इस बात पर सहमति कायम हुई थी कि पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, और चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। और समझौते में एक ट्रिब्यूनल का बनाया जाना भी तय किया गया था, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में निर्णय लेना था।
अगला क्वेश्चन है, भारत में उभरती क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हमें क्या सीख मिलती है। तो इसका आंसर है कि भारत में उभरते क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हमें यह सीख मिलती है कि देश का जो असंतुलित आर्थिक विकास है वो क्षेत्रीयवाद को तो बढ़ावा देता है, और इसे यह सीख मिलती है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अनभिन्न अंग है। हमें लोकतांत्रिक वार्ता करके क्षेत्रीय आकांक्षाओं का हल निकालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की दलीय व्यवस्था के कोई 2 लक्षण बताइए। तो इसका आंसर है, एक तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है और दूसरा भारत में कई राजनीतिक दलों का जो गठन है वो धर्म अथवा जाति के आधार पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका वर्चस्व से निपटने के कोई 2 सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर है, भारत, चीन और रूस का एक शक्तिशाली गठजोड़ होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है, यह है विचार कि वर्चस्व से निपटने की बजाय दोनों देशों में आपसी संबंधों में सुधार लाया जाए। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ क्या है। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूप से विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ अमेरिका के मुकाबले सत्ता के एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, यानी विश्व तापन किसे कहते हैं। तो विश्व तापन का अर्थ है विश्व स्तर पर तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि, जिसके कारण विश्व का वातावरण लगातार गर्म होता जाता है। अगला क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण किसे कहते हैं। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर हथियारों का अधिक अभाव है तो हथियारों का अभाव को कम करना और अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगा देना। अगला क्वेश्चन है, अब ये 4 मार्कर क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट है, भारत द्वारा परमाणु नीति एवं कार्यक्रम अपनाने के कोई 4 कारण दीजिए। तो इसका आंसर है, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अति गंभीर थे और वे आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण को महत्व देते थे। उनका यह भी मानना था कि औद्योगिकरण विकास प्रौद्योगिकी के आधार पर ही हो सकता है। तो उनकी नीति का एक घटक परमाणु कार्यक्रम था। दूसरे शब्दों में, शांति तथा विकास के लिए वह परमाणु शक्ति के विकास को महत्व देते थे। तो उन्हीं के काल से परमाणु नीति चली थी। तो 1967 में इसका नाम जो बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया था, ठीक है। और अपने आरंभिक काल में भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास पर अधिक बल दिया था। निशस्त्रीकरण का भारत पहले से ही समर्थन करता रहा है। और जब भारत में सन 1962 में चीन से युद्ध हुआ था और फिर चीन ने परमाणु विस्फोट किया था, तो भारत ने परमाणु नीति को अपनाना सही समझा। और जब 1971 में भी युद्ध हुआ था और पाकिस्तान ने 1965 में युद्ध किया था, तो भारत ने उन्हीं युद्धों को देखते हुए परमाणु नीति को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान लिखिए। तो ताशकंद समझौता 1966 में सोवियत संघ के नगर ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ताशकंद एक जगह है, ठीक है। तो अब इसके जो प्रावधान है वो क्या थे कि दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे। और सेकंड, दोनों देशों का यह प्रयास रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे। और दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देशों की जो सेनाएं 5 फरवरी 1966 से पहले उस स्थान पर पहुंच जाए जहां वे 5 अगस्त 1965 से पहले थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स कौन थे, उनके उद्देश्य क्या थे। तो इसका आंसर है, भारतीय जो समाज काफ़ी समय से जाति प्रथा से ग्रस्त रहा है। जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता है और शोषण भारतीय समाज की एक कटु सच्चाई है। तो अमेरिका के ब्लैक पैंथर जन नामक संगठन से प्रेरणा लेते 1972 में दलित पैंथर नामक एक संस्था की स्थापना की गई, जिसमें दलितों के सम्मान और अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई थी। तो इनके उद्देश्य है जाति पर आधारित असमानता को समाप्त करना। यद्यपि संविधान द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया था, इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। और कुछ गांवों में आज भी दलितों को गांव से बाहर दलित बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। आज भी दलित महिलाएं शोषण, बलात्कार और उत्पीड़न का शिकार होती रही है। नेक्स्ट है इसका लास्ट, उच्च जातियों के लोग आज भी छोटी छोटी बातों को लेकर उन पर अत्याचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन सरकार के उदय के कोई 4 कारण लिखिए।
तो सबसे पहले थोड़ा सा हम गठबंधन के बारे में बता देते हैं कि गठबंधन का अर्थ है एक साथ बढ़ना, तो इसका एक समूह में इकट्ठा होना गठबंधन कहलाता है। ठीक है, और गठबंधन जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो गठबंधन बनाया जाता है। गठबंधन में 2 या 2 से अधिक दल होते हैं। ठीक है, अब गठबंधन सरकार के उदय के कारण पूछे हैं तो राजनीतिक दलों की निष्क्रियता यानी इनएक्टिव रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसका है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव के बाद राजनीतिक दल जो बहुमत प्राप्त करते हैं वो बहुमत प्राप्त करने के पश्चात जब वो जीत जाते हैं तो जनता से कट से जाते हैं, तो जनता इससे राजनीतिक दलों की इस निष्क्रियता से मतदाता क्षुब्ध हो जाते हैं और उनका राजनीतिक दल में विश्वास नहीं रहता। फिर है समाज का मूलभूत परिवर्तन यानी बेसिक चेंज इन सोसाइटी। भारतीय समाज में मूलभूत परिवर्तन आया। यह आज न केवल जाति, धर्म और अमीर गरीब के आधार पर बटा हुआ है बल्कि वर्ग, जीवन शैली और व्यवसाय आधार पर भी बट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका को किन देशों से चुनौतियां मिल रही हैं। तो इसका आंसर है आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका को चीन एवं रूस से चुनौती मिल रही है, क्योंकि चीन और रूस ने अमेरिका की भांति ही अपनी नीतियां बनाई हैं और उनसे कई अधिक परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया है और वो अब अमेरिका से हर प्रकार के उससे लड़ने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में आर्थिक वैश्वीकरण के 4 प्रभाव लिखिए। तो वैश्वीकरण के कोई 4 प्रभाव हैं कि वैश्वीकरण ने लोगों में एकता की भावना को विकसित किया है और यातायात और संचार के साधनों में क्रांतिकारी विकास से भौगोलिक दूरियां मिट गई हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट भी तेज़ी से दुनिया को जोड़ रहा है। वैश्वीकरण ने ग्लोबल संस्कृति का विकास किया है और शिक्षा का वैश्वीकरण हो गया है। विश्वव्यापी व्यापारिक गतिविधियों को भी इससे प्रोत्साहन मिला है। सभी देश समान नियमों के अनुशासन में रहकर अपने व्यापार एवं निवेश का संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो विश्व बैंक के 4 कार्य हैं, पहला ऋण प्रदान करना और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समस्या सुलझाना, तीसरा कोष से ऋण देना, फोर्थ है इसका पूंजी में से ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण पर विकास कार्यों के 4 बुरे प्रभाव लिखिए। तो है इसका आंसर कि कृषि भूमि की कमी। जब विकास कार्यों में शहरीकरण को महत्व दिया गया और गांव को शहरों में बदले जाने के लिए प्रयत्न किए गए थे तो कृषि भूमि जो भूमि थी कृषि योग्य उसकी कमी हो गई थी। भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाती है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, जल प्रदूषण तथा पीने के पानी का अशुद्ध अभाव हो जाता है। ठीक है, ये सब विकास कार्यों के पर्यावरण पर बुरे परिणाम हैं। विकास से हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। हमें इस प्रकार का विकास करना चाहिए कि हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब हमारे 6 मार्कर क्वेश्चन है। फर्स्ट है इसमें भारत विभाजन के अच्छे व बुरे परिणामों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले भारत का विभाजन 1947 में हुआ था और उससे पहले भारत को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था और विभाजन से पहले भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। तो अब विभाजन के परिणाम देखते हैं। पहले अच्छे परिणाम, विभाजन में स्वतंत्रता जल्दी प्राप्त हुई। विभाजन के बाद कानून और व्यवस्था को बनाना आसान हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में हिंदू मुस्लिम झगड़ों की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी। और विभाजन के बाद पाकिस्तान व हिंदुस्तान दोनों राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों की समान रूप से सुरक्षा की जा सकी, जो कि अखंड भारत में संभव नहीं थी। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, परंतु बाद में वह शामिल हो गई थी। अब भारत के विभाजन के बुरे परिणाम है। भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था, तो जिससे भारत की राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता को आघात पहुंचा। भारत विभाजन से पहले ये दोनों देश के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम उपद्रव भड़क उठे, जिससे हजारों लोगों की जानें गई थी। भारत विभाजन राष्ट्रीयता के आधार पर न होकर धर्म के आधार पर हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लोगों में एकता व अपनेपन की भावना विकसित न हो पाई। क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण अंग्रेजी भाषा में इसे एनवायरनमेंट कहते हैं। तो जो फ्रेंच शब्द एनवायर से बना है, एनवायर का अर्थ है आसपास का वातावरण। ठीक है, हिंदी शब्द पर्यावरण परि तथा आवरण शब्दों का युग्म है। परि का अर्थ है चारों तरफ, आवरण का अर्थ है घेरा यानी
प्रकृति में जो भी चारों तरफ परिलक्षित है, जैसे कि वायु, जल, पौधे। पर्यावरण प्रदूषण के 4 कारण। सबसे पहला, वनों की कटाई, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण और अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग। इसी कारण से पर्यावरण प्रदूषण अधिक बढ़ता है। ठीक है, अब इनको हमें डिफाइन करके लिखना है। तो बताइए अब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अंजलि का रिस्पॉन्स कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और अंजलि को बताइए कि थैंक यू अंजलि कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। और भी वीडियो लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू, बने रहना हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को ज़रूर भेज देना।